गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मध्यकालीन इतिहास को। मध्यकालीन इतिहास, मध्यकाल का जो इतिहास है इसे हम पढ़ेंगे, आज से शुरू करेंगे। तो इसके बारे में जानने से पहले हम जो है लास्ट क्लास में हमने क्या जाना था, संगम काल को। संगम काल में एक स्टोरी थी जिसे मैंने कहा था कि क्लास खत्म होते होते आपको सुना दूंगी, और मैं नहीं सुना पाई थी। तो सबसे पहले हम उस स्टोरी को सुन लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। स्टोरी कौन सी? शिल्पाधिकारम की स्टोरी, जिसमें हमने जाना था नायक कौन है, कोवलन और उसकी पत्नी कन्नगी, और एक कैरेक्टर और था उसमें, माधवी, है ना। क्या कहानी थी? कोवलन एक धनी व्यापारी था जिसका विवाह किससे हुआ था? कन्नगी से हुआ था, और वो व्यापार करने के लिए जाता रहता था। लेकिन जहाँ व्यापार करने के लिए जाता था वहां पर एक नर्तकी जिसका नाम माधवी है, उससे उसका क्या होती है, मुलाकात होती है, और वो उसके प्रेम प्रसंग में आ जाता है। और उसके कारण उसके पास जो धन होता है, किसके पास? कोवलन के पास, वो उसे क्या करता है? गंवा बैठता है। जब कोवलन को यह समझ में आता है कि क्या हो रहा है उसके साथ, तो वो वापस अपनी पत्नी के पास जाता है। अपनी पत्नी कन्नगी, नाम याद रखिएगा, कन्नगी के पास जाता है और पूरा प्रकरण जो है समझाता है कि क्या कुछ हुआ है उसके साथ। तो पैसा तो वो क्या हो गया है, उसके पास खत्म हो चुका है, कोवलन के पास पैसा खत्म हो चुका है। कन्नगी लेकिन पूरी बात सुनने के बाद फिर से जीवन शुरू करने की बात करती है, फिर से व्यापार करने की बात कहती है। और कन्नगी के पास पायल है। क्या है? पायल है। जिसे मैंने कहा था नुपुर की कहानी है ना, पायल को नुपुर भी बोलते हैं। तो एक पायल है, एक पायल देती है अपने पैर से निकालकर, और कहती है व्यापार फिर से शुरू करिए। व्यापार शुरू करने के लिए पायल देती है। दुर्भाग्य से क्या होता है, मदुरै में जो राजा है, उनकी जो रानी है, उनके पास की जो पायल है वो चोरी हो गई होती है। क्या हो जाती है? चोरी हो जाती है। और जो पायल कन्नगी ने कोवलन को दी थी व्यापार शुरू करने के लिए, वो पायल लेकर जब कोवलन पहुंचता है, तो कोवलन को चोर समझकर बिना जांच के क्या दे देते हैं? मृत्युदंड दे दिया जाता है। राजा के द्वारा मृत्युदंड दे दिया जाता है। जब कन्नगी को ये बात पता चलती है, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि कन्नगी की जो पायल है, वो पायल राजा की रानी के पास जो पायल है उससे मिलती जुलती होगी, तभी ऐसा हो सकता है। तो रानी की पायल चोरी हो गई थी, और कन्नगी के पास जो पायल थे वो उससे उसकी हूबहू कॉपी थी, है ना। कोवलन को चोर समझकर क्या दे दिया? राजा ने मृत्युदंड दे दिया। जब कन्नगी को ये सच्चाई पता चली, तो उसने सभा में जाकर, राजा के यहाँ सभा में जाकर अपनी दूसरी पायल दिखाई, क्योंकि कन्नगी ने एक ही पायल दी थी। एक पैर की पायल निकालकर कोवलन को दी थी व्यापार फिर से शुरू करने के लिए, ठीक है, ताकि जीवन आसानी से जिया जा सके। और तब राजा को समझ में आता है कि राजा से क्या हो गई है, गलती हो गई है। और ये समझ में आने पर राजा को अपनी भूल का एहसास होता है, और राजा क्या करते हैं? अपने आप प्राण त्याग देते हैं, मृत्यु का वरण कर लेते हैं। तो ये कहानी शिल्पाधिकारम में है। इसके अगले चरण में हमने देखा था मणिमेखला की कहानी, है ना, जिसमें राजा उदयन जो है मणिमेखला से क्या करना चाहते थे? विवाह करना चाहते थे। इसके बारे में तो आपको पहले से पता है। लेकिन मणिमेखला अंत समय तक क्या बन जाती है? बौद्ध भिक्षुणी बन जाती है। ठीक है। तो ये छोटी सी स्टोरी थी जो आपको सुनाना था। उस दिन लास्ट क्लास जो हमने संगम काल की थी उसमें रह गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना सुना ही दिया जाए। चलिए अब हम टॉपिक पर आते हैं। आज का टॉपिक है मध्यकालीन इतिहास। आज से हम पढ़ने वाले हैं जो, इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत जो टाइम पीरियड होगा वो लगभग 750 से 8 1800 8 नहीं 1857 ईस्वी तक का जो समय है, ये मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत आएगा। अगर हम इसका डिवीजन करें मध्यकाल, तो क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, इसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हम जान सकते हैं। पूर्व मध्यकाल पढ़ेंगे,
जो कि लगभग 750 से 1206 तक का जो समय है वो ईसवी तक का जो समय है, काल है, वो पूर्व मध्यकाल के अंतर्गत आएगा। इसके अंतर्गत हम कुछ राजपूत वंशों को जानेंगे और साथ ही इस समय जो विदेशी आक्रमण हुए हैं, ये जो समय है पूर्व मध्यकाल, ये कैसा समय है? इस समय भारत भूमि जो है उस पर केंद्रीय सत्ता नहीं है, कोई भी केंद्रीय नियंत्रण नहीं है। आपने हर्षवर्धन को देखा था, प्राचीन काल जब खत्म हुआ था लास्ट हर्षवर्धन, तो हर्षवर्धन का उत्तर भारत में क्या था? केंद्रीकृत शासन था, केंद्रीकृत नियंत्रण था। लेकिन जब आप देखते हैं कि हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद जो स्थिति देखने को मिलती है, उसमें हम पाते हैं कि जो सामंत होते हैं वो स्वयं को क्या घोषित कर देते हैं? राजा घोषित करते हैं, क्योंकि हर्षवर्धन की भी व्यवस्था कैसी थी? सामंती व्यवस्था थी। हर्षवर्धन की प्रशासन की व्यवस्था कैसी थी? सामंती व्यवस्था थी। तो ये जो पूर्व मध्यकाल है, इसे सामंत काल भी कहते हैं, क्योंकि छोटे छोटे सामंत जो है स्वयं को राजा घोषित करके क्षेत्र पर क्या कर लेते हैं? एकाधिकार करके प्रशासन चलाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से पूर्व मध्यकाल को हम पढ़ेंगे और इसमें विदेशी आक्रमण भी पढ़ेंगे। विदेशी आक्रमण का कब कब होगा? जब अस्थिरता होगी, कोई केंद्रीय सत्ता नहीं होगी। जब केंद्रीय सत्ता नहीं होती है तो विदेशी आक्रमण, आपने अब तक के इतिहास जो पढ़े हैं उसमें जाना है कि विदेशी आक्रमण होते हैं। विदेशी आक्रमण के अंतर्गत हम जानेंगे अरबों का आक्रमण या अरब आक्रमण। अरबों का आक्रमण ही कर लेते हैं। अरबों का आक्रमण, अरबों के आक्रमण के अंतर्गत हम किसका आक्रमण पढ़ेंगे? मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, नेक्स्ट जानेंगे तुर्कों का आक्रमण। अरब ने और तुर्कों ने भारत पर आक्रमण किया है। तुर्कों के आक्रमण के अंतर्गत हम महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी, इनके बारे में पढ़ेंगे। क्या कुछ हुआ था पूर्व मध्यकाल में, इतिहास के गर्भ में क्या कुछ है इनसे जुड़ा हुआ, वो हम जानेंगे। इसके बाद नेक्स्ट मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत हम क्या जानने वाले हैं? दिल्ली सल्तनत। जब मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी को पढ़ लेंगे, इसके आगे जब इतिहास में पढ़ेंगे तो हम दिल्ली सल्तनत को पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड कुछ 1206 से 1556 तक का है। 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक का है और इसके अंतर्गत कई राजवंशों को पढ़ेंगे। कई राजवंशों को पढ़ेंगे। कई राजवंश की बात कर रहे हैं तो कुछ नाम जान लेते हैं, जैसे गुलाम वंश, गुलाम वंश, खिलजी। गुलाम वंश में हम कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर खिलजी वंश में पहुंचेंगे तो अलाउद्दीन, जलालुद्दीन, उनके बारे में पढ़ेंगे। तुगलक वंश में पहुंचेंगे तो तुगलक वंश के जो प्रसिद्ध शासक है, उनकी व्यवस्था है, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर सैयद वंश और लास्ट में लोदी वंश। तो इस तरह से हम दिल्ली सल्तनत के बारे में जानेंगे। 1526 के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं इतिहास में तो हमें क्या मिलेगा? मुगल काल। मुगल काल का समय 1526 ईस्वी से लेकर कब तक? 1857 तक का जो समय है वो मुगल काल के अंतर्गत आता है। और मुगल काल में हम कई इसमें भी कई राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से? मुगल काल तो है ही, राजवंश नहीं, शासक। कई शासकों के बारे में पढ़ेंगे इसमें।
कौन कौन से हैं वो? जैसे बाबर, हुमायूं, है ना, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इनके बारे में पढ़ेंगे। ये मुगल काल के प्रसिद्ध शासक हैं, प्रसिद्ध सुल्तान हैं, और इसके अलावा भी और भी हैं, लेकिन वो कमजोर मुगल हैं, उन्हें उत्तर मुगल कहा जाता है। तो आप चाहें तो इसके आगे लिख सकते हैं। इसके साथ ही उत्तर मुगल पढ़ेंगे, जिसमें मुगल काल के जो सुल्तान है, जो शासक है, वो कमजोर हुए हैं, वो इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। और ये जो टाइम पीरियड है उत्तर मुगल का, ये 1707 से लेकर 1857 ईस्वी तक का समय है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद का जो समय है, जितने भी सुल्तान होते हैं मुगल काल के, वो सभी कमजोर सुल्तान होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम पूरे मध्यकालीन इतिहास को कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पूर्व मध्य काल। पूर्व मध्य काल, जिसे सामंत काल भी कहा जाता है। कहा जाता है। इसके अंतर्गत हम कुछ राजपूत वंश के बारे में जानेंगे कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद बहुत सारे वंशों का उदय हुआ। जो सामंत थे, उन्होंने अपना अधिकार बताया और उस क्षेत्र में खुद को शासक घोषित किया। उसमें से कुछ जो हमारी हमारी क्लास के लिए महत्वपूर्ण है, उसे हम शामिल करेंगे। बहुत ज्यादा इसकी गहराई में नहीं जाएंगे, पर फिर भी कुछ नाम जरूर शामिल करेंगे, जैसे कि गुर्जर प्रतिहार वंश, जिसके संस्थापक हैं जिसके संस्थापक थे हरिश्चंद्र, है ना। और इनकी राजधानी प्रारंभिक इनकी जो राजधानी है वो क्या है? उज्जैन और कन्नौज। उज्जैन प्रारंभिक राजधानी है और कन्नौज बाद में बनती है। ठीक है, वहीं बात करें पाल वंश की, जिसके संस्थापक हैं गोपाल। कौन है? गोपाल। पाल वंश की राजधानी क्या है? मुद्दगिरी या वारेंद्री। इसके अतिरिक्त चंदेल वंश, चंदेल वंश, ये वंश कहाँ पर था? इसका क्षेत्र कहाँ पर है? तो यूपी और मध्य प्रदेश का क्षेत्र जो बीच का है, वो चंदेल वंशों के अधीन था। जैसे पाल वंश है, ये आपको बंगाल की तरफ मिलेगा। और इनकी जो राजधानी है वो पहले खजुराहो है प्रारंभिक राजधानी, और बाद में महोबा। ठीक है, वहीं एक और कम से कम जान लेते हैं, दैट इज चालुक्य। चालुक्य वंश। इस वंश के संस्थापक कौन है? मूलराज प्रथम। और चालुक्य वंश की राजधानी क्या है? अनहिल
वाड़। ठीक है, तो ये कुछ राजपूत वंश है जिनका उदय हुआ था। अगर हम पूर्व मध्यकाल में भारत की स्थिति को कुछ देखें, तो आगे बढ़ने के क्रम में थोड़ा-सा अगर हम ज्योग्राफी को समझ लें कि क्या स्थिति थी, जैसे बंगाल में ये वाला क्षेत्र, अगर हम इसे क्या कहें, बंगाल कहते हैं, है ना? बंगाल में एक शासक था, गौड़ शासक, जिसका क्या नाम था? शशांक। आपको याद होगा, गौड़ शासक शशांक ने हर्षवर्धन, आपने जब एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी थी इससे पहले वाली क्लास में, एक क्लास छोड़कर सेकंड क्लास जो थी, उसमें आपने जाना था कि जो गौड़ शासक शशांक है उसने हर्षवर्धन के बड़े भाई को छल से मारा था, और हर्षवर्धन की बहन के पति ग्रहवर्मा को भी मारा था। फिर हर्षवर्धन जब गद्दी पर बैठते हैं तो गौड़ शासक शशांक को युद्ध में हराते हैं, है ना? और उस क्षेत्र को अपने साम्राज्य में मिला लेते हैं। ये वही गौड़ शासक है, शशांक। ठीक है, और ये गौड़ शासक शशांक की जब मृत्यु होती है, शशांक की मृत्यु के बाद क्या होता है? शशांक का पुत्र है मानव। 8 माह तक, मृत्यु के बाद 8 माह तक उसके पुत्र मानव ने शासन किया। मानव ने शासन किया। ठीक है, लेकिन फिर इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद जो गौड़ क्षेत्र के नागरिक थे, उन्होंने क्या किया? एक व्यक्ति को बुलाया जिसका नाम है गोपाल। गोपाल, नागरिकों ने गोपाल को राजा बनाया। गोपाल नाम के व्यक्ति को राजा बनाया उस क्षेत्र का। और गोपाल ने जब राजा बना तो इसने किस वंश की नींव रखी? पाल वंश की। मतलब उसी क्षेत्र पर जहाँ पर गौड़ शासक शशांक का साम्राज्य था, शासन किया उसने, उसी क्षेत्र पर अब किसका शासन है? पाल वंश का। और पाल वंश की स्थापना की। ठीक, और पाल वंश के प्रसिद्ध शासक कौन कौन से हैं? धर्मपाल, देवपाल, महिपाल, ये पाल वंश के प्रसिद्ध शासक हैं। हम इसके बारे में अलग से किसी क्लास में चर्चा करेंगे। अगर हम वहीं सिंध की तरफ देखें, ये पूर्व की ओर है भारत की, ये जो सिंध है, पूर्वी सीमा देखें तो सिंध है। थोड़ा सा ब्रीफ कर रहे हैं ताकि आगे की कहानी आपको समझ में आसानी से आ जाए। सिंध में ये पूर्व मध्यकाल के समय एक राय वंश का शासन था। किसका? राय वंश का। ह्वेनसांग जब भारत आया था तो उसने बताया कि सिंध में एक शूद्र शासक का शासन था। किसका? शूद्र शासक का शासन था। तो राय वंश का अंतिम शासक राय साहसी द्वितीय था और इसका एक मंत्री था। यहीं से कहानी को शुरू करते हैं। सिंध में राय वंश का शासन था। पृष्ठभूमि हमें थोड़ी सी देखनी होगी, इसलिए आपको ध्यान रखना है। और इस वंश का जो अंतिम शासक है उसका मंत्री है जिसका नाम है चाच। अंतिम शासक का मंत्री है चाच। चाच एक ब्राह्मण है। चाच ने जो अंतिम शासक है, अंतिम शासक को मारकर सत्ता प्राप्त की। ठीक, और नए वंश की नींव रखी। नए वंश की नींव रखी। ठीक है, तो ये वंश, इस वंश में सबसे पहले कौन है? चाच है, फिर चंदर है, और उसके बाद आएगा दाहिर। चाच, चंदर और दाहिर। हमारी कहानी में जब विदेशी आक्रमण होता है, जो कि ऐसा नहीं है कि मोहम्मद बिन कासिम से पहले और कई आक्रमण नहीं हुए हैं, हुए हैं,
लेकिन मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण जो भारत पर हुआ था, भारत भूमि पर हुआ था, वो एक सफल आक्रमण है। इसलिए मोहम्मद बिन कासिम के को जो है विदेशी आक्रमण के अंतर्गत शामिल किया गया है ना। और जब मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करता है, उस समय भारत भूमि में सिंध पर कौन शासन कर रहा होता है? दाहिर। सिंध पर दाहिर शासन कर रहे होते हैं। तो दाहिर के समय ही अरब आक्रमण दाहिर को अरब आक्रमण का सामना करना पड़ता है। अरब आक्रमण का सामना करना पड़ता है। ठीक है। जब आप राजपूत वंश अभी पढ़ रहे थे, उसके अंतर्गत जो 2-4 वंश आपने जाने हैं, उसमें एक गुर्जर प्रतिहार और पाल शासक जो हैं, पाल वंश, और इसके अतिरिक्त एक वंश है राष्ट्रकूट। इनके बीच एक युद्ध हुआ था ना, त्रिपक्षीय संघर्ष। ये काफी पूछा जाता है, इसे हम किसी अगली क्लास में कवर कर लेंगे। ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं जो हमारे विदेशी आक्रमण हुए हैं पूर्व मध्यकाल में, उनकी तरफ। विदेशी आक्रमण के अंतर्गत हम जानने वाले हैं अरब आक्रमण के बारे में। ठीक है। और इसके अंतर्गत हम मोहम्मद बिन कासिम, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं MBQ, ताकि आपको याद रहे, आसान रहता है ना MBQ पढ़ना। MBQ, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम के बारे में जाने तो हमें पता चलेगा कि कौन है मोहम्मद बिन कासिम। इसकी कुछ पृष्ठभूमि समझ लेते हैं। मोहम्मद बिन कासिम भारत पर अरबों का आक्रमण हुआ है ना। मोहम्मद बिन कासिम कौन है? अरबी है, अरब साम्राज्य से आया है। तो ये क्या है? अरब साम्राज्य। अरब साम्राज्य से, अरब साम्राज्य विस्तार करना चाह रहा था। विस्तार करने के क्रम में जब अरब साम्राज्य पूरब की ओर विस्तार कर रहा था, और विस्तार करते करते कहाँ पहुंचा? ईरान पहुंचा। कहाँ पहुंचा? ईरान पहुंचा। ईरान में अरब साम्राज्य ने एक अपना गवर्नर नियुक्त किया। गवर्नर नियुक्त किया। ठीक है। और गवर्नर नियुक्त किया जिसका नाम है अल हज्जाज। अल हज्जाज। ठीक, नाम याद रखिएगा। बस बहुत छोटी सी स्टोरी है। अल हज्जाज। और अल हज्जाज, अरब साम्राज्य ने अल हज्जाज को, अल हज्जाज ने आगे किसी को काम सौंपे। कौन से काम? 2 काम सौंपे। कौन से 2 काम? पहला, धार्मिक धार्मिक कारण, या पूर्व की ओर धर्म का प्रचार। ये ज्यादा सही रहेगा एक लाइन में ही। पहला काम, पूर्व की ओर धर्म का प्रचार प्रसार। और दूसरा, पूर्व की ओर विस्तार करना। विस्तार करना। ये 2 काम सौंपे। ठीक है। अब बात आती है कि मोहम्मद बिन कासिम कौन था आखिर? मोहम्मद बिन कासिम अल हज्जाज का पूरी लाइन लिखते हैं। मोहम्मद बिन कासिम अल हज्जाज का दामाद था। कौन था? दामाद था। ठीक है।
तो अल हज्जाज मोहम्मद बिन कासिम को क्या करते हैं, भारत पर आक्रमण करने के लिए भेजते हैं। लेकिन कोई वजह चाहिए, और वो वजह क्या बनती है? वजह ये बनती है कि ईरान के गवर्नर अल हज्जाज ने अपना दूत कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था। और श्रीलंका के शासक ने अल हज्जाज के दूत को कुछ उपहार देकर वापस भेज दिया था। दूत जो है, जब वापस जा रहे थे तो वापस जाने के क्रम में दूत के पास जो भी उपहार श्रीलंका के शासक ने दिए थे वो सिंध के क्षेत्र में लूट लिया गया था। क्या हुआ? सिंध के क्षेत्र में लूट लिया गया था। और जब सिंध के क्षेत्र में लूट लिया गया तो सिंध में शासन कौन कर रहा है? दाहिर। सिंध में शासन कौन कर रहा है? सिंध का शासक है दाहिर। ठीक। और जब इस क्षेत्र में सामान लूट लिया गया सिंध के क्षेत्र में, तो अल हज्जाज ने दाहिर के पास क्या दूत मंडल भेजा और कहा कि उपहार वापस कर दो, और उन लोगों को भी हमें दे दो जिन लोगों ने उस उपहार को लूटा है जो श्रीलंका के शासक ने दिया था। दाहिर ने क्या किया? दाहिर ने उपहार देने से मना कर दिया। दाहिर ने उपहार देने से या अस्वीकार कर दिया। उपहार देने से, इससे तो बेहतर है लिख दूं अस्वीकार कर दिया, है ना? अस्वीकार कर दिया। जो मांग अल हज्जाज ने, ईरान के गवर्नर ने या अरब ने रखी थी, उसे मानने से अस्वीकार कर दिया। और यही दाहिर का जो अस्वीकार है, यही कारण बनता है भारत पर आक्रमण करने का। तो ऐसा नहीं कि अल हज्जाज सीधे मोहम्मद बिन कासिम को भेज देते, नहीं। 711 ईस्वी में 711 ईस्वी में उबैदुल्लाह के नेतृत्व में भारत पर आक्रमण किया जाता है। बुदैल के नेतृत्व में भारत भूमि पर आक्रमण किया जाता है, और क्या होता है? दाहिर उन्हें पराजित कर देता है ना? भारत भूमि पर जो शासक थे उन्होंने पराजित कर दिया। तो ये एक असफल आक्रमण हो गया अरबों का। लेकिन जब ऐसा होता है तब 712 में अल हज्जाज अपने दामाद मोहम्मद बिन कासिम को के नेतृत्व में मोहम्मद बिन कासिम को भारत पर आक्रमण के लिए भेजता है। और इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम भारत आता है, और भारत के शासक दाहिर से युद्ध होता है। उस युद्ध का क्या नाम है? राबर का युद्ध, जो कि 712 ईस्वी में लगभग 712 ईस्वी में हुआ था। 20 जून 712 ईस्वी को लगभग हुआ था। इस युद्ध में एक तरफ कौन है? मोहम्मद बिन कासिम, और दूसरी तरफ सिंध का शासक दाहिर। ठीक है। और मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर के बीच युद्ध होता है। इसमें दाहिर, सिंध का शासक, पराजित होता है और मोहम्मद बिन कासिम जीत जाता है या विजयी होता है। ठीक है। तो सिंध पर सीधे का ये जो युद्ध है, राबर का युद्ध सिंध के शासक दाहिर के साथ, ऐसा नहीं कि सीधे सिंध पर ही आक्रमण कर देता है। उससे पहले देवल पर, सहबन पर कई अभियान करता है। उसके बाद राबर अभियान होता है, और इस अभियान में क्या होगा? दाहिर पराजित हो जाता है और मोहम्मद बिन कासिम विजयी हो जाता है। दाहिर की जो रानी है
वो जौहर कर लेती हैं और साथ ही दाहिर के 2 बेटियां हैं। क्या हैं? 2 पुत्रियां हैं। इन पुत्रियों को, जिनका नाम है, 2 पुत्रियां हैं और इन 2 पुत्रियों को मोहम्मद बिन कासिम बंदी बनाकर अरब ले जाता है। ठीक है? अरब ले जाता है। ये बहुत आसान लग रहा है ना, कि कितना आसान है कि एक अरब आक्रमणकारी आता है और वो बहुत आसानी से भारत पर आक्रमण करता है और हमारा जो सिंध शासक है वो हार जाता है ना? क्या परिस्थितियां रही होंगी? परिस्थितियां कुछ इस तरह से थी, अगर हम परिस्थितियों की बात करें तो जैसे कि आपने सबसे पहले जब सिंध के बारे में हम अभी जान रहे थे तो आपने जाना था कि चाच जो मंत्री है वो ब्राह्मण था और जिसे राय वंश के अंतिम शासक को मारकर उसने सत्ता प्राप्त की थी। सत्ता प्राप्त की तो साथ ही उसने वहां पर जो क्या कहते हैं, अंतिम शासक की जो पत्नी थी उससे विवाह कर लिया। ठीक? तो पत्नी कैसी होगी? किस वंश से होगी? शूद्र, क्योंकि शासन किसका था? शूद्रों का था। तो वो खुद ब्राह्मण था लेकिन वाइफ शूद्र। इससे क्या हो गया, ब्राह्मण वर्ग जो था वहां पर सिंध में वो नाराज हो गया। तो ब्राह्मण जो थे, दाहिर के असफल होने के कारण के तौर पर देखेंगे अगर, तो ब्राह्मण वर्ग नाराज हो गया। ठीक है? पिता के कारण। और जो इस क्षेत्र में बौद्ध समुदाय भी रहता था सिंध में, बौद्ध समुदाय दाहिर से बहुत परेशान था। दाहिर से विशेष तौर से कहें तो ब्राह्मणों से, क्योंकि बौद्ध समुदाय की संख्या जो है कम है, तो ब्राह्मण वर्ग उन्हें बहुत परेशान करते थे। ठीक है? और अगर बात करें इस क्षेत्र में तो जाट समुदाय भी था, ये न्यूट्रल रहते थे। कैसे रहते थे? न्यूट्रल रहते थे। तो जो अल्पसंख्यक समुदाय है उस क्षेत्र में, बौद्ध समुदाय, उसने मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया, सबसे कमजोर कड़ी को ढूंढा जो कि क्या था, बौद्ध समुदाय, उससे मिला और उनका समर्थन प्राप्त किया। इस तरह से जो सिंध का शासक दाहिर है, मोहम्मद बिन कासिम के साथ हुए युद्ध में हार जाता है। दाहिर मारा जाता है और उनकी 2 पुत्रियों को क्या करता है, मोहम्मद बिन कासिम अपने साथ अरब ले जाता है और इन 2 पुत्रियों के कारण ही मोहम्मद बिन कासिम अरब साम्राज्य में मारा जाता है। मोहम्मद बिन कासिम ने जब भारत पर आक्रमण किया तब उसकी आयु अगर आप देखेंगे तो मात्र 16 वर्ष की थी। मोहम्मद बिन कासिम 16 वर्ष का था। सोचिए इतनी कम आयु में, आगे आप समझदार हैं, है ना? तो अंततः इन 2 पुत्रियों के कारण भी आगे मोहम्मद बिन कासिम मारा जाता है। के कारण अरब साम्राज्य में बड़े तौर पर लिख रही हूँ, है ना, एमबीक्यू भी मारा जाता है। ठीक है? जब इस क्षेत्र को जीत लिया तो परिणाम क्या हुआ? मोहम्मद बिन कासिम ने क्षेत्र जीत लिया। क्योंकि बौद्धों ने क्या की थी, मदद की थी, तो बौद्धों को क्या करेगा, बौद्धों को मोहम्मद बिन कासिम सुरक्षा देगा। उन्हें सुरक्षा चाहिए थी, किससे? ब्राह्मणों से। और ब्राह्मण क्या थे, बहुसंख्यक थे, तो उन्हें भी नाराज नहीं कर सकते थे। तो उन्हें क्या किया, सर्वोच्च पदों पर या ऊंचे ऊंचे पदों पर ब्राह्मणों को बैठाया। सर्वोच्च पदों पर ब्राह्मणों को बैठाया। साथ ही क्या कहा, एक फरमान जारी किया जिसमें क्या था कि जो पुराने धर्म स्थल हैं उनका पुनर्निर्माण और नए धर्म स्थल के निर्माण की आज्ञा दी। पुराने
धर्मस्थल का पुनर्निर्माण और नए धर्मस्थल के निर्माण की आज्ञा दी। साथ ही एक नए प्रकार का कर भी लगाया, नए प्रकार का कर लगाया जिसे कहते हैं जजिया कर। जजिया कर ये कैसा कर है? गैर मुस्लिम लोगों से जो कर लिया जाता है उसे कहते हैं जजिया कर। ठीक है, एक तरह से मोहम्मद बिन कासिम के समय ये एक सुरक्षा कर था गैर मुसलमानों से, और इस कर से छूट भी थी ब्राह्मण को, महिला को, बच्चे को, सन्यासी को, इन सब लोगों को छूट भी प्राप्त थी, इन्हें कोई कर नहीं देना पड़ता था। और ये जो कर है ये बहुत ही नाम मात्र रखा गया था। ठीक है, तो अगर बात यहाँ जजिया कर की उठी है तो जजिया कर को जैसे आपने जाना, यहाँ पर मैं स्पेसिफिक कर देती हूँ, ब्राह्मणों से कर नहीं लिया जाता था। ठीक है, लेकिन जजिया कर के संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों से भी जजिया कर लिया है, जजिया कर लिया है। और मुगल काल तक पहुंचेंगे तो अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दिया, जजिया कर समाप्त कर दिया। कुछ इस तरह से आपको जजिया कर के बारे में आगे मिलता जाएगा। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया है और अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया। तो ये जो सिंध की विजय है, मोहम्मद बिन कासिम की सिंध पर विजय है, इसका प्रभाव क्या हुआ हमने देखा। विजय के बाद क्या परिणाम हुए, और अगर प्रभाव की बात करेंगे तो प्रभाव रहित विजय थी। ये क्या थी? एक प्रभाव रहित विजय थी, प्रभाव रहित विजय थी। कुछ खास बहुत परिवर्तन नहीं हुआ। ये किसने कहा है? लेन पुल ने कहा है। और जो अरब निवासी थे, आए थे, वो खुद सिंध के लोगों से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। कैसे? जो अरब विद्वान थे, अरब विद्वानों ने, जो ब्राह्मण हैं और बौद्ध भिक्षु हैं, इस सिंध के क्षेत्र में बौद्ध भिक्षुओं से दर्शन, ज्योतिष, गणित, चिकित्सा, रसायन शास्त्र, इन विषयों की क्या की? शिक्षा ग्रहण की शिक्षा ग्रहण की। तो अरबवासी सिंध के क्षेत्र से काफी प्रभावित हुए। अगर दर्शन ज्योतिष इसमें स्पेसिफिक करें तो आपको याद होगा ब्रह्मगुप्त की रचना ब्रह्म सिद्धांत, जिसे अरब निवासी अरब विद्वान कहाँ ले गए? अरब ले गए, और भारतीय विद्वानों की मदद से अरबी भाषा में उसका क्या करवाया? अनुवाद करवाया। इसे भी लिख देती हूँ मैं। भारत के जो ब्रह्मगुप्त, भारत में जो ब्रह्मगुप्त हैं, ब्रह्मगुप्त आपको याद होगा, मैसेज करके कमेंट करके बताइएगा कौन है ब्रह्मगुप्त और किस काल के हैं। ब्रह्मगुप्त द्वारा रचित जो ब्रह्म सिद्धांत है, इसे अरब निवासी या अरब विद्वान अपने साथ ले गए। अरब विद्वान अरब ले गए और भारतीय विद्वानों की सहायता से, भारतीय विद्वानों की सहायता से क्या किया? अरबी भाषा में अनुवाद करवाया, अरबी भाषा में अनुवाद किया।
ठीक है। ज्योतिष ज्ञान का अरबों पर बहुत प्रभाव पड़ा। जो भारतीय ज्योतिष ज्ञान है उसका अरबों पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा, अत्यधिक प्रभाव पड़ा। साथ ही शून्य है, दशमलव पद्धति का ज्ञान है, भारत से सीखकर कहाँ पहुंचा यह ज्ञान? अरब पहुंचा। शून्य है, दशमलव पद्धति का ज्ञान है, ये भारत से सीखकर अरबों ने, भारत से अरबों ने किससे सीखा? भारत से। तो अरबों ने इसे भारत से सीखा और कहाँ पहुंचाया? रोमन साम्राज्य में प्रसारित किया, रोमन साम्राज्य पहुंचाया, प्रसारित किया। ठीक है। इस तरह से आपने जाना कि सिंध विजय के बाद क्या कुछ प्रभाव हुआ सिंध पर, है ना। आप यहाँ हेडिंग ही डाल लीजिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। सिंध विजय प्रभाव। युद्ध के बाद कुछ तो डाल लेते हैं, थोड़ी क्लियरिटी बढ़ जाएगी। ठीक है। तो अगर मोटे तौर पर देखें तो मोहम्मद बिन कासिम का सिंध पर जो आक्रमण है वो किस तरह से हुआ, उसका जो राजनीतिक पक्ष क्या कुछ देखने को मिलता है? क्या कोई राजनीतिक प्रभाव हुआ सिंध के क्षेत्र पर? नहीं, सिंध के क्षेत्र पर कोई भी राजनीतिक प्रभाव नहीं हुआ। आर्थिक प्रभाव, हाँ, थोड़ा सा अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में प्रभाव देखने को मिलता है। आर्थिक प्रभाव देखने को मिलता है, एक ही प्रभाव ध्यान रखें उतना काफी है। आर्थिक प्रभाव देखने को मिलता है। कैसे? अरब के लोग सिंध में खजूर की खेती को बढ़ावा दिया इन्होंने। साथ ही अरब से भारत के बीच व्यापार बढ़ गया, व्यापारिक संपर्क बढ़ा तो व्यापार बढ़ा, व्यापार बढ़ा। अरब व्यापारी भारत के पश्चिमी तट पर आकर बसने लगे, जिससे व्यापार को क्या मिला? बढ़ावा मिला। और सांस्कृतिक पक्ष भी, सांस्कृतिक प्रभाव भी आप कह सकते हैं देखने को मिला, जिसमें विचारों का आदान प्रदान हुआ, जिसके अंतर्गत आपने जाना है क्या, जो ज्ञान भारत से कहाँ गया? अरब देश की ओर गया। जैसे कि शून्य दशमलव की पद्धति, है ना, ज्योतिष का ज्ञान, चिकित्सा का ज्ञान, गणित का ज्ञान, ये सांस्कृतिक पक्ष या सांस्कृतिक प्रभाव के रूप में आप इसे देख सकते हैं। तो इस तरह से मोहम्मद बिन कासिम का जो आक्रमण है सिंध शासक दाहिर पर हुआ और दाहिर की हार हुई और मोहम्मद बिन कासिम की विजय हुई, उसके बाद क्या कुछ हुआ वो हमने देखा। अब हम आगे बढ़ते हैं, किसके बारे में पढ़ेंगे? तुर्कों का आक्रमण। इसके अंतर्गत हम महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी को जानने वाले हैं, गौरी को। शुरुआत करते हैं महमूद गजनवी से। महमूद गजनवी के बारे में यदि हम जानें तो हमें पता चलेगा कि ये क्या है? तुर्क है, तुर्क मुसलमान है। सबसे पहले तो हमें यही पता चलता है, ये एक तुर्क मुसलमान है, एक लड़ाकू एवं बर्बर जाति है, लड़ाकू और बर्बर जाति है। महमूद गजनवी को जानने के क्रम में हमें 3 नाम याद रखने होंगे। कौन कौन से? फर्स्ट अलप्तगीन, सेकंड सुबुक्तगीन और थर्ड महमूद गजनवी। ठीक, गजनवी।
हम महमूद गजनवी को पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले इनके बारे में जान लें कि ये कहाँ से आया है, कौन है, तो अच्छा होगा। थोड़ा इतिहास जान लेते हैं। अगर हम अलप्तगीन की बात करें तो ये गजनी नगर में, कहाँ, गजनी नगर में, कुछ फैक्ट है उन्हें ध्यान में रखना है बस आपको। गजनी नगर में गजनवी वंश की स्थापना की। अलप्तगीन ने गजनी नगर में गजनवी वंश की स्थापना की। ठीक है। और जब अलप्तगीन की मृत्यु हो गई, अलप्तगीन की मृत्यु हो गई तो उसका पुत्र शासक बना गजनी क्षेत्र में, पुत्र इसहाक, और उसके बाद बलक्तगीन गद्दी पर बैठा। नाम नहीं याद रहेंगे कोई बात नहीं। और बलक्तगीन जब गद्दी पर बैठा, उसके बाद बलक्तगीन की जब मृत्यु हो जाती है तो पिराई ने गजनी पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। पिराई ने गजनी पर अधिकार कर लिया। और पिराई क्या था, एक अयोग्य शासक था। तो सुबुक्तगीन ने, किसने, सुबुक्तगीन ने, यहीं से आती कहानी सुबुक्तगीन की। मृत्यु के बाद सुबुक्तगीन ने पिराई को हटाकर, पिराई को मारकर, हटाकर से बेहतर होगा मारकर, सत्ता प्राप्त की, है ना। अब प्रश्न यही है कि सुबुक्तगीन कौन है। सुबुक्तगीन अलप्तगीन का गुलाम और दामाद था, और दामाद था। अलप्तगीन ने सुबुक्तगीन को उपाधि दी थी क्या, अमीर उल उमरा, अमीर उल उमरा। और सुबुक्तगीन अलप्तगीन का गुलाम और दामाद के साथ साथ एक योग्य और महत्वाकांक्षी शासक था। इसने हिंदू शाही शासक जयपाल को भी पराजित किया। सुबुक्तगीन ने हिंदू शाही शासक जयपाल को भी पराजित किया था। और जब सुबुक्तगीन की मृत्यु हुई, सुबुक्तगीन की मृत्यु हुई, उसके बाद सुबुक्तगीन का पुत्र गद्दी संभालता है, जिसका नाम है महमूद गजनवी। तो मेरे ख्याल से आपको महमूद गजनवी का जो इतिहास है उसके बारे में जानकारी मिल गई। महमूद गजनवी गजनी की गद्दी पर बैठता है, गद्दी पर बैठता है और साम्राज्य विस्तार करने के क्रम में आगे बढ़ता है। महमूद गजनवी ने लगभग 20 वर्षों तक शासन किया। तो भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क मुस्लिम शासक कौन था, सुबुक्तगीन था। ठीक है। ऑप्शन ना हो तो मोहम्मद गौरी। अब हम बात करते हैं यहाँ से मोहम्मद गजनवी, महमूद गजनवी। ठीक है। और 27 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा और भारत पर फिर आक्रमण किया। महमूद गजनवी बेसिकली, अगर इसके बारे में हम जाने तो भारत पर ज्यादा आक्रमण इसी ने किए हैं। महमूद गजनवी ने कितनी बार, 17 बार, 17 बार आक्रमण किया है। ये एक लुटेरा है। क्या है, लुटेरा। बेसिकली ये एक लुटेरा था। इसका उद्देश्य संपत्ति को लूटना था, संपत्ति को लूटना। सत्रह बार आक्रमण करने के क्रम में वर्ष
1000 से लेकर 1027 ईस्वी तक इसने ये 17 बार आक्रमण किया है। इस दौरान इसने 17 बार आक्रमण किया है। यदि शुरुआत देखें तो गजनवी ने 1000 लगभग 1000 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और हिंदू शाही शासक जयपाल को पराजित किया। ये शासक कहाँ पर था? कहाँ, किस क्षेत्र में शासन कर रहा था? पंजाब में। पंजाब का शासक है, पंजाब क्षेत्र का शासक है। ठीक है। और जयपाल को पराजित करने के बाद, जयपाल के बाद इसका जो पुत्र है जयपाल का, जिसका नाम है आनंदपाल, जयपाल ने अपने पुत्र आनंदपाल को राज्य सौंपकर क्या की? आत्महत्या कर ली। कि इस ग्लानि में आत्महत्या खुद की कर ली, कैसे? गजनवी से मैं हार गया। ठीक है। आगे अगर हम देखें तो पाएंगे कि 1015 से 1016 ईस्वी के बीच महमूद गजनवी ने कश्मीर पर हमला किया। कहाँ? कश्मीर पर हमला किया। कश्मीर का शासक कौन है? संग्राम राज। नाम है संग्राम राज। तो कश्मीर पर जब हमला किया तो एक तरफ है, इस तरह से हम पढ़ते हैं, कश्मीर पर आक्रमण। एक तरफ कौन है? गजनवी। दूसरी तरफ कौन है? संग्राम राज। क्या लगता है कौन जीता होगा? गजनवी को हार मिली, गजनवी पराजित हुआ और संग्राम राज विजयी। और गजनवी की भारत में ये पहली हार थी। किसने पराजित किया था? कश्मीर के शासक संग्राम राज ने। ठीक है, याद रखना है, इसे हमें याद रखना है। आगे जो महत्वपूर्ण युद्ध है गजनवी का, उसे देखें तो 1025 लगभग 1025 ईस्वी से 1026 ईस्वी के मध्य जो महत्वपूर्ण अभियान है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभियान किया गजनवी ने भारत में, वो था सोमनाथ का मंदिर। 1025-26 के बीच जो है गजनवी ने अभियान किया भारत का सोमनाथ मंदिर का। चूंकि गजनवी क्या था? हमने कहा लुटेरा था। उसका उद्देश्य क्या था? सिर्फ संपत्ति को लूटना। ठीक है, उद्देश्य बहुत आप देखिए क्लियर है, संपत्ति को लूटना उसका, इसलिए उसे लुटेरा भी कहा जाता है। लुटेरा भी कहा जाता है। तो जब सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया तो यहाँ का सोमनाथ मंदिर कहाँ है? गुजरात में है। और इस क्षेत्र का शासक कौन था? भीम प्रथम। आक्रमण किया तो युद्ध हुआ होगा ना। कौन से दो पक्ष होंगे? एक गजनवी, दूसरा भीम प्रथम, जिसमें भीम प्रथम की हार हुई और गजनवी जीत गया। क्लियरिटी बहुत जरूरी है ना। गजनवी जीत गया, भीम प्रथम पराजित हो जाते हैं गजनवी से। सोमनाथ मंदिर की बात करें तो सोमनाथ मंदिर में किसकी प्रतिमा है? शिव की प्रतिमा है।
और इस प्रतिमा की विशेषता क्या है कि वो प्रतिमा जो है गर्भगृह में कैसे ऐसी लगती है जैसे हवा में लटकी हुई है। क्या है? हवा में लटकी हुई है। तो जब इसे गजनवी ने तोड़ा, मंदिरों को तोड़ा है ना, हम उसको जानते हैं गजनवी को, मंदिरों को तोड़ने के लिए उसका नाम इतिहास में अक्षरों में लिखा हुआ है, बड़े-बड़े अक्षरों में, मंदिरों को तोड़ने के क्रम में। तो जो शिव की प्रतिमा है सोमनाथ मंदिर में हवा में लटकी हुई है। जब उसे तोड़ा तो तोड़ने पर क्या पता चलता है कि ये प्रतिमा कैसे लटकी हुई है। दैट इज मैग्नेटिक फील्ड, उसके कारण ये प्रतिमा लटकी हुई थी। ठीक है। और वहां से जितने भी मंदिर के संसाधन थे, सोने, हीरे, जवाहरात, वो सब लूट कर चला जाता है। ठीक है, वो सब लूट कर चला जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो वर्ष 1027 में गजनवी का अंतिम आक्रमण होता है किस पर? जाटों पर। जाटों पर किया अंतिम आक्रमण, जाटों पर किया और जाटों को पराजित कर दिया। क्या किया? पराजित किया। वर्ष 1030 में गजनवी की मृत्यु हो जाती है। लौटते समय गजनवी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो 1023 में गजनवी की मृत्यु हो गई। तो ये पूरा क्रम है। हमने गजनवी के जो प्रमुख बातें थी, प्रमुख युद्ध थे, उनके बारे में जाना। अगर हम गजनवी को देखें तो हमने क्या कुछ जाना इसके बारे में? हमने जाना कि एक लुटेरा है, बर्बर जाति से है, तुर्क मुसलमान है, साथ ही मंदिरों को तोड़ने वाला है, तो इसे मूर्ति भंजक या बुत शिकन भी कहा जाता है। महमूद गजनवी को क्या कहते हैं? मूर्ति भंजक या बुत शिकन भी कहा गया। विद्वानों और कलाकारों को का संरक्षण दिया, साथ ही सिक्के जारी किए। सिक्का जारी किया और सिक्के के दो पक्ष होते हैं ना, तो दो अलग अलग भाषाओं में सिक्कों पर, जो सिक्का है उस पर, सिक्कों पर दो अलग अलग भाषाओं में मुद्रा लेख अंकित किया। मुद्रा लेख अंकित किया। कौन सी दो अलग अलग भाषाएं हैं? एक अरबी, दूसरी संस्कृत। कहाँ आक्रमण किया है? भारत भूमि पर, तो संस्कृत। गजनवी के दरबार में कुछ विद्वान रहते थे। क्या नाम है उनके? अलबर्नी। अलबर्नी गजनवी के साथ भारत आए थे। गजनवी के साथ भारत आया और अलबर्नी की प्रसिद्ध रचना है किताब उल हिंद। नेक्स्ट है फिरदौसी। इनकी प्रसिद्ध रचना है शाहनामा। शाहनामा। इसी रचना में, शाहनामा में ही अफरासियाब का जिक्र है। किसका? अफरासियाब का जिक्र है। जब आप आगे दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के अंतर्गत बलबन को पढ़ेंगे तो बलबन खुद को क्या बताता है? मैं अफरासियाब का वंशज हूँ। अफरासियाब कोई भी युद्ध नहीं हारता है। ठीक है, इसलिए वो खुद को बलबन क्या कहता है? मैं अफरासियाब का वंशज हूँ। इस कहानी, ये जो कहानी है अफरासियाब की, कहाँ लिखी हुई है? शाहनामा में। किसने लिखी? फिरदौसी ने लिखी। ठीक,
नेक्स्ट विद्वान कौन है? उत्बी, जिनकी रचना है तारीख ए यामिनी, तारीख ए यामिनी, जिससे हमें यामिनी वंश की जानकारी मिलती है। यामिनी वंश की जानकारी मिलती है। अब ये यामिनी वंश कौन सा है? तो जो गजनवी का, गजनी है ना, गजनी क्षेत्र में गजनवी वंश का की स्थापना की थी अलप्तगीन ने, तो गजनवी वंश को यामिनी वंश भी कहते हैं। नोट करके लिख लीजिएगा आप लोग, तो यामिनी वंश की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है, कौन से विद्वान दरबार में रहते हैं? फारूकी। इसके अलावा बैहाकी, जिन्होंने रचना की है तारीख जिनकी रचना है तारीख ए सुबुक्तगीन। तो सुबुक्तगीन के बारे में किससे पता चलता है? बैहाकी की रचना से। ठीक है, तो ये कुछ विद्वान हैं जो गजनवी के दरबार में रहते थे। साथ ही हम यहाँ पर नोट करके अलबरूनी से कई क्वेश्चन बनते हैं, तो थोड़ा सा अलबरूनी के बारे में अलग से जान लेते हैं। हमने जाना कि अलबरूनी गजनवी के साथ आया था। इसकी रचना क्या है? किताबुल हिंद, किताब उल हिंद, ये हम पहले ही जान चुके हैं। या इसी बुक को अन्य नाम से जानते हैं। वो अन्य नाम क्या है? तारीख ए हिंद, या फिर इतना काफी है ना। अलबरनी अरबी और फारसी भाषाओं को जानता था। और जो अलबरनी है वो बनारस क्षेत्र में जाता है, ब्राह्मणों से अपने घरों में क्या करता है? ब्राह्मणों से संस्कृत का ज्ञान प्राप्त करता है। तो अलबरनी ने भारत के साथ साथ भारत को जो है क्या कहा है? अच्छा कहा है। भारत देश कैसा है? अच्छा है। अलबरनी ने कहा है कि भारत देश अच्छा है। ने कहा है भारत देश कैसा है? अच्छा है। और गजनवी की आलोचना की है। क्या किया है? गजनवी की आलोचना भी की है। किस संदर्भ में? जो गजनवी ने जैसे मंदिरों को लूटा है, हमने जाना है बड़े बड़े मंदिरों को लूटा है, जिसमें हम सोमनाथ मंदिर को याद रखते हैं कि सोमनाथ मंदिर को लूटा है, तो धार्मिक स्थलों को जो तोड़ा है वो नहीं करना चाहिए था। इस संदर्भ में अलबर्नी ने गजनवी की क्या की है? आलोचना की है। ठीक है, अलबर्नी को कौन लाया था? गजनवी लेकर आया था। अलबर्नी ने भारत में जो पतंजलि है उनका जो शास्त्र है योग शास्त्र, उसका अनुवाद किया है अरबी भाषा में। किसमें? अरबी भाषा में। तो अलबर्नी ने पतंजलि के योग शास्त्र का अरबी भाषा में अनुवाद किया है। पतंजलि कौन है? पुष्यमित्र शुंग के दरबार में थे और इस योग शास्त्र को फिर अरब साम्राज्य में फैलाया है। ठीक है, योग शास्त्र की बात कर रहे हैं तो आप योगा डे जानते हैं, कब मनाते हैं? 21 जून को मनाते हैं। और सिद्ध योगी किसे कहते हैं? निजामुद्दीन औलिया को। यहाँ स्टार बनाकर लिख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। सिद्ध योगी किसे कहते हैं? निजामुद्दीन औलिया को। और योगा दिवस कब मनाते हैं? 21 जून। योग से बात छिड़ी है तो यहाँ तक हम पहुंच गए।
यदि इस जो गजनवी है इसका भारत पर प्रभाव देखें हम, भारत पर प्रभाव, तो क्या पाएंगे? प्रभाव देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि गजनवी के आक्रमण से तुर्कों के अंतर्गत हम जब गजनवी को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि दूसरे जो आक्रमणकारी हैं उनके लिए गजनवी ने द्वार खोल दिए। तो दूसरे आक्रमणकारियों के लिए द्वार खोल दिया, है ना। और पंजाब का जो क्षेत्र है उस पर प्रत्यक्ष शासन किया, प्रत्यक्ष शासन किया और इसके व्यापार को भी बढ़ावा मिलता है। यहाँ नोट करके आप लिख सकते हैं कि भारत पर आक्रमण करने के लिए गजनवी ने एक विशेष सेना का निर्माण किया था, एक विशेष सेना का निर्माण किया था। भारत पर आक्रमण करने के लिए क्या नाम है उस विशेष सेना का? सलाय ए हिंदुस्तान, ए हिंदुस्तान। इसकी सेना में मुस्लिम सैनिक के साथ साथ हिंदू सैनिक भी थे। इसके आगे जब हम पढ़ते हैं तो तुर्कों के आक्रमण के अंतर्गत अब हम पढ़ने वाले हैं मोहम्मद गौरी को। मोहम्मद गौरी जो क्या है? गौर वंश का, इसे मोहम्मद कहा जाता है। मोहम्मद गौरी को गौर वंश का मोहम्मद कहा जाता है। पहले जो गोर क्षेत्र है वो गजनी के अधीन था, बाद में गजनी गोर के अधीन हो गया। ठीक है, तो गोर का गवर्नर, गोर वंश का मोहम्मद कहा जाता है। गोर का जो गवर्नर है उसका नाम क्या था? अलाउद्दीन। ठीक है, और अलाउद्दीन का छोटा भाई जिसका नाम है मोहम्मद गौरी, जो भारत पर आक्रमण करता है। ठीक है, ये मोहम्मद गौरी का इतिहास है। अलाउद्दीन ही क्या करता है? गौर वंश की स्थापना करता है। चलिए हम फोकस कहाँ करेंगे? मोहम्मद गौरी पर। आपने जाना मोहम्मद बिन कासिम और मोहम्मद गजनवी। ठीक है, मोहम्मद गजनवी के बारे में पढ़ा। मोहम्मद बिन कासिम के बारे में जब आपने पढ़ा था तो आपने जाना कि राजनीतिक प्रभाव कोई नहीं हुआ था, मतलब राजनीतिक कोई परिवर्तन नहीं किया गया। आर्थिक प्रभाव देखने को मिलते हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने जब आक्रमण किया था सिंध पर तो आर्थिक प्रभाव देखने को मिलते हैं। वहीं जब हम गजनवी आगे पढ़ते हैं तो आप पाते हैं कि गजनवी एक लुटेरा था, बर्बर जाति का था, तुर्क मुसलमान था और मंदिरों को लूटता था, बुत सिकन या मूर्ति भंजक उसे कहते हैं। तो ये सारी बातें आप जानते हैं। यहाँ भी आपको व्यापार जो है क्या होगा? व्यापार में बढ़ावा मिलेगा, मीन्स आर्थिक प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन जब आप मोहम्मद गौरी को पढ़ते हैं तो गौरी का जो इंटेंशन था जिसे कहते हैं ना, वो बहुत स्पष्ट था। क्या? राजनीतिक। उसका इंटेंशन था सत्ता पर कब्जा करना। ठीक है, सत्ता पर कब्जा करना, तो उसका उद्देश्य राजनीतिक था। और कहता है कि गजनवी क्या था? मूर्ख था। जहां दौलत होती है वहां शासन करते हैं, और भारत पहले से ही क्या है? बहुत ही समृद्ध देश है। तो गौरी के भारत की ओर आने का कारण क्या है? राजनीतिक कारण है। गौरी सोच कर ही आया था कि वो शासन करेगा। ठीक है, आगे बढ़।
1173 ईस्वी में गौरी का शासक बनता है मोहम्मद गौरी। पंजाब की बात करेंगे तो भारत में जो पंजाब है वो भारत का क्या है, सिंह द्वार कहा जाता है, सिंह द्वार कहा जाता है। 1175 से 1205 के बीच गौरी ने कई बार आक्रमण किया, कई बार आक्रमण किया। टाइम देख लीजिए कब से कब तक है। 1175 को, वर्ष 1175 में भारत पर आक्रमण करने की शुरुआत की। मोहम्मद गौरी ने कब शुरुआत की? 1175 में आक्रमण करने की शुरुआत की। भारत में आक्रमण करने के क्रम में किस क्षेत्र में किया? मुल्तान पर, मुल्तान पर आक्रमण किया। मुल्तान का शासक कौन है? खुसरो, शासक है खुसरो। और खुसरो बहुत ही कमजोर शासक था। मोहम्मद गौरी ने उसके महल में प्रवेश किया और कहा कि जिंदा रहना चाहते हो तो सिंहासन छोड़ दो। खुसरो भाग गया। तो बिना कुछ किए ही मोहम्मद गौरी के पास मुल्तान आसानी से उसे प्राप्त हो गया। आगे बढ़ने पर 1178 ईस्वी में पाटन पर आक्रमण किया। पाटन पर आक्रमण किया। पाटन कहाँ है? गुजरात में। गुजरात का शासक कौन है? 1178 ईस्वी में गुजरात का शासक कौन था? इस क्षेत्र का शासक कौन है? भीम द्वितीय। भीम द्वितीय। तो पाटन में जब गौरी ने आक्रमण किया तो दो लोग हो गए, गौरी और भीम द्वितीय। युद्ध हुआ, युद्ध, और युद्ध में दो होंगे, गौरी और भीम द्वितीय। कौन जीता? भीम द्वितीय को विजय प्राप्त हुई, गौरी हार गया, गौरी हार गया। तो मोहम्मद गौरी की भारत में ये पहली हार है। कब हुई? 1178 ईस्वी में पाटन के शासक भीम द्वितीय ने हराया। एक स्पष्ट लाइन लिख सकते हैं, क्या? भीम द्वितीय ने, ताकि कोई कंफ्यूजन न रह जाए आपको, भीम द्वितीय ने गौरी को पराजित किया और गौरी की भारत में ये पहली पराजय थी, पहली पराजय थी। ठीक है। इसके बाद गौरी ने लाहौर पर आक्रमण किया, फिर सियालकोट पर भी किया। वर्ष बदल रहे हैं, है ना। और इसके बाद देखेंगे तो वर्ष 1189 में गौरी ने भटिंडा पर आक्रमण किया। भटिंडा पर आक्रमण किया, भटिंडा के दुर्ग को जीत लिया। भटिंडा ये क्षेत्र किसके अधीन था? ये क्षेत्र अधीन था पृथ्वीराज चौहान के, पृथ्वीराज चौहान के अधीन था ये क्षेत्र। पृथ्वीराज चौहान क्या होगा? नाराज हो जाएगा, जाहिर सी बात है। और फिर नाराज हो गया तो युद्ध हुआ। कब? वर्ष 1191 में। कौन सा युद्ध? बहुत प्रसिद्ध युद्ध है, तराइन का प्रथम युद्ध। किसके किसके बीच हुआ? गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ, पृथ्वीराज चौहान के मध्य
पृथ्वीराज चौहान मैं बोल रही हूँ, तो आपको ध्यान रहे, कई बार मन में आता है कि पृथ्वीराज चौहान प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय कौन है, तो यहाँ पर लिख लीजिए थर्ड, तृतीय पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध होता है, जिसमें गौरी पराजित हो जाता है। गौरी पराजित हुआ और पृथ्वीराज चौहान को जीत मिली, विजय हासिल हुई। और गौरी की भारत में दूसरी पराजय है। दूसरी पराजय थी, पहली पराजय आप पहले से जानते हैं, दूसरी पराजय थी। पृथ्वीराज चौहान की बात करें तो पृथ्वीराज चौहान के समय दिल्ली पर एक वंश शासन कर रहा था, जिसे कहते हैं तोमर वंश। तोमर वंश को पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया था, पराजित किया था। आगे बढ़ने के क्रम में हम देखते हैं अगले ही वर्ष 1192 में फिर से गौरी तैयारी करके आता है और तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। अगले ही वर्ष फिर से युद्ध होता है। इस बार भी दो पक्ष हैं, एक तरफ गौरी और दूसरी तरफ पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ठीक है। लेकिन इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान, तराइन का जो द्वितीय युद्ध होता है, इसमें पृथ्वीराज चौहान क्या होते हैं, हार जाते हैं और गौरी की विजय होती है, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं और गौरी की विजय होती है। पृथ्वीराज चौहान के समकालीन मतलब उस जब पृथ्वीराज चौहान का शासन था, उस समय एक शासक है जयचंद, जो पृथ्वीराज चौहान के क्या है, समकालीन है। जयचंद कहाँ का शासक है, गढ़वाल का, जिसकी पुत्री का नाम क्या है, संयोगिता। ये कहानी तो आपने सुनी होगी, इस पर तो मूवी भी बन चुकी है ना, संयोगिता, जिससे पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता क्या करते थे, आपस में प्रेम करते थे और इसी से जयचंद बहुत नाखुश रहता था। तो जयचंद ने जब तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ तो पृथ्वीराज चौहान की कोई भी मदद नहीं की और पृथ्वीराज चौहान युद्ध हार जाते हैं, ठीक है। वहीं जब आगे बढ़ते हैं हम तो देखते हैं कि वर्ष 1194 में जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान की मदद ना करके पृथ्वीराज चौहान को क्या किया, हराने में मदद की, ठीक है। 1194 में एक और युद्ध होता है, चंदावर का, चंदावर की लड़ाई या युद्ध, जिसमें मोहम्मद बिन गौरी तो शासन करने आया था, उसकी मंशा क्या है, पहले से ही शासन करने की, कब्जा करने की है। तो उसने जयचंद को, इसको जयचंद को चंदावर के युद्ध में पराजित किया, चंदावर के युद्ध में पराजित किया और गौरी विजयी हो गया। तो ये क्षेत्र भी अब किसके पास आ गया, मोहम्मद गौरी के पास आ गया। और इस क्षेत्र पर अब किसका साम्राज्य हो गया, गौर साम्राज्य हो गया। तो दिल्ली में गौर साम्राज्य की स्थापना किसने की, मोहम्मद गौरी ने। और इसके बाद हम देखेंगे, विजय के बाद, मोहम्मद गौरी की विजय उपरांत हांसी, समाना, मेरठ, अलीगढ़ पर अधिकार कर लिया और गौरी का जो साम्राज्य था, जो नियंत्रण है वो कहाँ तक है, नियंत्रण, गौरी का जो नियंत्रण है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश के बनारस तक क्षेत्र में फैला हुआ था। इसी क्रम में वर्ष 1205 में गौरी ने अपना
अंतिम अभियान किया। गौरी ने अंतिम अभियान या आक्रमण किया। कहाँ किया था? पंजाब के खोखर जातियों के विरुद्ध किया था। और गौर वर्ष 2000 कह रही हूं मैं, 1206 में गौरी भारत से वापस जाते समय सिंध नदी के पास, कहां पर? सिंध नदी के पास दमियक नामक स्थान पर कुछ लड़ाकू जातियों के हमले में मारा गया। ठीक। मोहम्मद गौरी की 1206 में मृत्यु हो गई। स्पष्ट है? और गौरी की मृत्यु के बाद क्या हुआ, यहीं पर हम थोड़ा ब्रीफ कर लेते हैं। गौरी की मृत्यु के बाद भारत में तुर्की साम्राज्य का जो शासन है, तुर्की साम्राज्य का शासन गौरी के 3 गुलामों ने संभाला। यहां से आपको स्पष्टता हो जाएगी कि आगे हम इसके बाद क्या पढ़ने वाले हैं। 3 गुलामों ने संभाला। कौन से हैं वो 3 गुलाम? यालदौज, कुबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक ने, हम आगे पढ़ेंगे, गुलाम वंश की नींव रखी। ठीक है, दिल्ली में। ठीक, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो इस तरह से मोहम्मद गौरी के बारे में हमने एक अच्छी ब्रीफिंग ले ली है। यदि गौरी का मूल्यांकन किया जाए, गौरी का मूल्यांकन और प्रभाव देखें क्या पड़ा भारत पर, तो पाएंगे कि गौरी क्या महान सेनापति था? नहीं, गौरी महान सेनापति नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि कई बार भारतीय राजाओं से ये पराजित हुआ। गौरी के साथ एक संत आए थे। गौरी के साथ संत शेख मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए। जैसे गजनवी के साथ अलबर्नी भारत आया था, उसके दरबार में और भी कई सारे थे। हमने जाना अलबर्नी के बारे में जाना था। गजनवी के साथ कौन आया था? अलबर्नी। वैसे ही गौरी के साथ संत शेख मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए और इन्होंने भारत में चिश्ती संप्रदाय की स्थापना की। चिश्ती संप्रदाय की नींव रखी भारत में। गौरी ने जो सिक्का जारी किया, जब भारत पर गौरी ने शासन किया और सिक्का जारी किया, तो सिक्के के 2 पक्ष होते हैं। सिक्के के एक तरफ कलमा खुदवाया और दूसरी ओर क्या किया? देवी लक्ष्मी की आकृति थी। एक तरफ कलमा है और दूसरी ओर देवी लक्ष्मी की आकृति थी। मीन्स गौरी ने भारत भूमि पर आक्रमण तो किया, लेकिन भारत पर शासन करने के लिए उसने एकदम से लोगों को निराश नहीं किया कि एकदम से सब कुछ बदल दिया हो। नहीं, उसने एक तरफ कलमा खुदवाया, जिससे किससे पता चल रहा है क्यों निराश नहीं किया?
कैसे पता चल रहा है? ये सिक्के से पता चल रहा है। सिक्के पर एक तरफ कलमा खुदा हुआ है, दूसरी तरफ देवी लक्ष्मी की आकृति है। और अगर प्रभाव देखें तो लोगों ने भी क्या किया? एक्सेप्ट कर लिया आसानी से। प्रभाव के तौर पर देखेंगे तो नए संपर्क और संबंधों का उदय होता है इस समय, क्योंकि व्यापार बढ़ेगा। सामंतवादी की जगह केंद्रीकृत निरंकुश प्रणाली का क्या होता है? उदय होता है। इससे पहले हम देखते हैं सामंतवादी व्यवस्था थी, हर्षवर्धन का जो काल है या पूर्व मध्यकाल जो है वो एक सामंती व्यवस्था थी, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं केंद्रीकृत निरंकुश प्रणाली का उदय होता है। कैसी? केंद्रीकृत निरंकुश प्रणाली का उदय होता है और व्यापार के क्षेत्र में नई गति मिलती है। व्यापार के क्षेत्र में नई गति आई। व्यापार के क्षेत्र में जब भी कोई आक्रमणकारी आता है तो यहाँ से भारत भूमि से अपने देश की ओर क्या करता है? व्यापार करने लगता है। व्यापार करना उनके लिए आसान हो जाता है, तो व्यापार में बहुत तेजी देखने को मिलती है। साथ ही गौरी ने प्रशासन के कार्यों को करने के लिए जो भाषा रखी वो क्या थी? फारसी। गौरी अपने साथ कई प्रौद्योगिकी भी लाया था, कई नई टेक्नोलॉजी भी भारत लाया। नई प्रौद्योगिकी भी भारत लाया। भारत से गया ही नहीं, आया भी। कैसे प्रौद्योगिकी? तेज घुड़सवार सेना और धनुष बाण, गुलेल, दूर से मारने वाले जो होते हैं शस्त्र, वो गुलेल, ये सब प्रौद्योगिकी भी लेकर आया। तो इस तरह से हमने पूर्व मध्यकाल के अंतर्गत जो विदेशी आक्रमण हुए हैं उनके बारे में अच्छे से आज की क्लास में समझ लिया है। अब हम अगली क्लास में दिल्ली सल्तनत को पढ़ने वाले हैं, तो उसके बारे में जानेंगे। यहाँ पर इसी के साथ क्लास क्या होती है? समाप्त होती है। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।